आयशा बात कर रही हूँ। मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है। उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DH डैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था। शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे। लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए। मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं, आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं। और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूँ, इंसाफ होता क्या? इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है। ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस्ड सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहां माफियाज नहीं काम कर सकते, वहां कब्जा ग्रुप नहीं चल सकता, वहां आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती। आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्जा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला, तो उनका क्या बनता है? ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमजोर की हिफाजत करने के लिए, कमजोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए, ये स्ट्रगल है। ये सारी जो PDM है, ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। केसेस पुराने बने हुए हैं, लेकिन हम इनको माफ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट करा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए? वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को खत लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं। ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है। इंसाफ के लिए कौम को आजादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जिहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूं, जब तक मैं नहीं भी हूं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं। अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। ये जो अब तक हमारे आने से पहले नैब काम कर रही थी, तो नैब ने कितने लोगों को पकड़ा
اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں, جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, تو وہ ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں, تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں, جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے, اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دے رہے تھے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے